का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फार्मेक का है। वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में से, वो है थायराइड हार्मोन। तो इसमें हम लोग थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, उनका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उनका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पढ़ेंगे और थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज वो फ्री है। और मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स को के बारे में बात की है, तो यू कैन चेक देम आउट। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो पहला ग्लैंड के बारे में देखने वाले थे वो था थायराइड। तो उससे जो भी हार्मोन्स है उसको कंसिडर करेंगे। जो थायराइड हार्मोन्स है उससे बेसिकली 3 हार्मोन्स है, क्योंकि उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक फॉलिकुलर और एक पैराफॉलिकुलर। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करते हैं और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न T3 और T4 है। तो जो T4 हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो मेनली हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, वो सर्कुलेट करता है और फिर जहां पर भी उसको एक्शन को अपना एक्सर्ट करना होता है वो वहां पे T3 फॉर्म में चेंज होता है। यानी कि जो T3 फॉर्म है वो हम लोग का एक्टिव थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो जो T4 है उसको हम लोग बेसिकली कोई भी क्रोनिक कंडीशन, यानी कि कभी भी हम लोग अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स की कमी है तो हम लोग T4 को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे इफेक्ट करता है, उसका बहुत लॉन्ग इफेक्ट होता है। हालांकि उसको इफेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पहले कन्वर्ट होगा फिर वो एक्शन एग्जर्ट करेगा T3 के कंपैरेटिवली। बट सिंस वो ऐसे कन्वर्ट होता है तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के कोई भी केसेस में, जैसे क्रेटिनिज्म हो, मिक्सेडेमा या फिर कोई भी ग्रेव्स डिजीज या कुछ भी। और जो T3 है उसको वो एक्टिव है तो उसको हम लोग कोई भी शॉर्ट टर्म यानी कि कोई इमरजेंसी हो जैसे कि मिक्सेडेमा कोमा, ये इसका वन एंड ओनली इंडिकेशन है। और ये एक एमसीक्यू है कि ओनली वन इंडिकेशन ऑफ T3 हार्मोन ये है कि वो मिक्सेडेमा कोमा में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी हार्मोन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, उसमें हम लोग के पास टाइम नहीं होता कि T3 पहले T4 T3 में कन्वर्ट हो, इसलिए हम लोग डायरेक्टली T3 यूज करते हैं। अब जब हम लोग थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है थायराइड पेरोक्सीडेज। ये थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप में हेल्प करता है। पहला है ऑक्सीडेशन, फिर ऑर्गेनिफिकेशन, फिर है कपलिंग। ये तीनों स्टेप को इतना विस्तार में नहीं देखेंगे बिकॉज ये रिविजन जैसा है। तो हम लोग को ये जानना है कि थायराइड पेरोक्सीडेज इज द मेन एंजाइम जो कि थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो कौन से 3 स्टेप्स है, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग, इसका आगे हम लोग बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे बता रही थी कि कौन सा एंजाइम है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट हमने देखा वो मेनली T4 है, और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो T3। थायराइड से रिलेटेड 2 ही कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या तो हाइपर। हाइपो हमने देख लिया, अब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म को कंसिडर करेंगे तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चन आता है। तो उसमें हम लोग 6 क्लासेस ऑफ ड्रग है जिसको हम लोग यूज करते हैं। काफी सिंपली हम लोग उसको देखेंगे। पहला है हम लोग का इनहिबिशन ऑफ सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर क्या है, ये एक सिम्पोर्टर है जिससे सोडियम और आयोडीन दोनों साथ में सेल के अंदर उनका इन्फ्लक्स होता है। तो ये एक चैनल है, मतलब ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू ही आयोडीन आ रहा है। एंड आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो अगर इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग इनहिबिट कर दें तो आयोडीन उतना सेल के अंदर आएगा नहीं, यानी कि उतना थायराइड हार्मोन बनेगा नहीं। तो इसका मेन मैकेनिज्म क्या हुआ कि ये इनहिबिट करता है हार्मोन की सिंथेसिस को, हार्मोन के रिलीज को अफेक्ट नहीं करेगा। ये आयोडीन को अंदर आने ही नहीं देगा तो हार्मोन बनेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं करेगा कि बन गया है रिलीज नहीं होने दे रहा, वो सब आगे देखेंगे। तो ये एमसीक्यू हो सकता है कि इसका मेन काम क्या है, वो ये है कि ये हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो इसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, वो है थायोसाइनेट और परक्लोरेट, ठीक है। अब जो ये थायोसाइनेट होता है ये नेचुरली हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, ये भी एक एमसीक्यू है, जैसे कि कैबेज, स्मोकिंग। तो अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है इसलिए हम लोग उन लोग को ये सब इनहिबिट करने बोलते हैं, फिर कैबेज, स्मोकिंग। और इसका जो एडीआरस है ये काफी टॉक्सिक है ये ड्रग, इसलिए ये अब यूज ही नहीं होता। तो अब आज के दिन में हम लोग इसको यूज नहीं करते। अब जो मेन यूज होता है वो है थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर्स। जो ये एंजाइम का बात हुआ था यहाँ पे थायराइड पेरोक्सीडेज, वही उसी एंजाइम को अगर हम लोग इनहिबिट करेंगे, यानी कि वो ये 3 स्टेप को हम लोग इनहिबिट कर देंगे
तो फिर से क्या होगा कि फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा थायराइड हार्मोन का, नए हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जो कि हम लोग को हाइपोथायराइडिज्म में चाहिए। तो उसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, वो है कार्बिमाजोल, प्रोपेलथायोयूरासिल। ठीक है, तो इन दोनों पे ही एक एमसीक्यू बनता है। कार्बिमाजोल पे क्या है कि वो एक प्रोड्रग है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोड्रग के एग्जांपल्स क्या है, तो उसमें कार्बिमाजोल आएगा, क्योंकि ये मेथिमाजोल में पहले कन्वर्ट होता है और फिर उस मिथाइलमाजोल में, और उसके बाद फिर ये एक्ट करता है। और जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है, ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर उस लेडी को हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो एक ही हम अगर किसी को भी प्रेगनेंसी के समय थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो हम लोग एक ही ड्रग यूज करते हैं, वो है प्रोपाइल थायोयूरासिल। यानी कि यही एक सेफ ड्रग है फॉर प्रेगनेंसी, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। तो इसका मेन एक्शन क्या है, जो कि मैंने बताया, क्योंकि थायराइड इसके नाम में ही है, थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, इन 3 स्टेप को इनहिबिट कर रहा है, उसकी वजह से ये नए हार्मोन का सिंथेसिस ही नहीं होने दे रहा। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है काम करने में, क्यों? क्योंकि नए हार्मोन का सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है ना। ऑलरेडी जो फॉर्म्ड हार्मोन्स है, जब तक उनका अभी वो जो इकट्ठा जो बना था, जो पूल ऑफ हार्मोन्स हम लोग बोलते हैं, जो ऑलरेडी फॉर्म थे T4 T3, वो जब तक बचे रहेंगे वो अपना एक्शन दिखाते रहेंगे। ये जब तक ये काम क्या करेगा, ये नए को नहीं काम करने देगा। तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड थे वो पहले अपना एक्शन दिखाएंगे, इसलिए इसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका एडीआर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एडीआर ये है कि रिवर्सिबल अग्रेन्युलोसाइटोसिस ये कॉज करता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी हमारे में थोड़े कम होने लगेंगे, उनका ग्रैन्युलोसाइट्स का सिंथेसिस कम होता है, ज्यादा होता है, सॉरी। और ग्रैन्युलोसाइट्स का यूजेस में इसका क्या है, इसके 3-4 यूजेस है। थायरोटॉक्सिकोसिस इन ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लेकिन उसमें कभी कभी जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। तो अगर वो एक मतलब अनवांटेड कंडीशन होता है, क्योंकि ग्रेव्स में हाइपो है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो यूथायरॉयड हो, यानी कि नॉर्मल आए, लेकिन कभी कभी वो बढ़ जाता है, तो उसको इसलिए हम लोग थायराइड का टॉक्सिक कंडीशन यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। तो उस समय हम लोग ये यूज करते हैं ताकि न्यू हार्मोन्स ना बने। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज करते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल, क्योंकि यही एक ड्रग है जो प्रेगनेंसी में सेफ है। फिर अगर किसी भी पेशेंट का थायराइड को हम लोग को रिमूव करना हो सर्जिकली, यानी कि थायराइडेक्टोमी करना हो, तो उसके पहले उस पेशेंट को यूथायरॉयड करना थोड़ा जरूरी होता है। आप हमेशा ऐसे अचानक से नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फिर और एडवर्स कंडीशंस को मतलब वो राइज होते हैं। इसीलिए हम लोग थायराइडेक्टोमी परफॉर्म करने के पहले भी ये ड्रग देते हैं। और जब हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं किसी पेशेंट को, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन के काफी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। तो अगर उसका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा होगा और फिर हम लोग तुरंत रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, तो बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने मिलेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए पहले उसको यूथायरॉयड बनाते हैं, यानी कि बहुत अगर उसका हाइपरथायरॉयडिज्म है तो थोड़ा उसको कम करते हैं, और फिर जाके हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन को मतलब स्टार्ट करते हैं। तो ये था हम लोग का सेकंड क्लास ऑफ ड्रग, जो कि था थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है वो है इनहिबिटर्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। अब ये दो हम लोग देख रहे थे जो कि सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थे, यानी कि इनहिबिशन ऑफ सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। ये क्या कर रहे थे, ये आयोडीन को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, उसकी वजह से सिंथेसिस नहीं हो रहा था। फिर दूसरा था थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये क्या कर रहे थे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, उसकी वजह से भी सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। तीसरा जो है, इसमें हार्मोन्स बन रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे, इसीलिए इनका एक नाम है थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट्स। यानी कि हार्मोन सिंथेसिस बहुत हो रहा है, बट वो ग्लैंड के अंदर ही है पूरा, तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड को कॉन्स्टिपेट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट। ये भी एक एमसीक्यू है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब। और ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है, यानी कि समझ गए, कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन होगा तो ये हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जितना भी चाहे फॉर्म हुआ हो, हम लोग नहीं चाहते कि ब्लड में वो रिलीज हो। पहले हम लोग उसका रिलीज को रोकेंगे, बाद में फिर सिंथेसिस रोकने के लिए ये सब हम लोग बाद में इसको सेकेंड लाइन में देंगे, बट इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले ये क्लास ऑफ ड्रग देंगे। तो ये इनका एक्शन ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये साइज ग्लैंड के साइज को डिक्रीज करते हैं, यानी कि ग्लैंड को साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ये उसके वास्कुलैरिटी को भी कम करते हैं। तो जस्ट इन कंडीशन किसी का ऑपरेशन करना है, मतलब थायराइडेक्टोमी करना है, तो आप क्या चाहोगे कि उसमें ज्यादा मतलब वास्कुलैरिटी ना हो, ताकि आप इजीली उसको ऑपरेट कर पाओ। तब हम लोग ये ड्रग देते हैं, ताकि
आपको ऑपरेट करने में इजी रहे, ग्लैंड भी छोटा रहे, ज़्यादा वास्कुलर सप्लाई नहीं हो, तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ेंगे और ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्लड ऐसे मतलब लीकेज के चांसेस नहीं होंगे। तो ये इसके दो एक्शन है मेन। तो इसके यूजेस वही है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। जब भी हम लोग को थायरॉइडेक्टोमी करना होता है तो उसके पहले हम लोग ये देते हैं ताकि ग्लैंड का साइज छोटा हो, वास्कुलरिटी कम हो। फिर थायराइड स्टॉर्म, जिसमें कि अचानक से हम लोग कभी देखते हैं, जो कि नॉर्मल हाइपरथायराइड के पेशेंट्स होते हैं, बट उनमें कभी कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा की वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म, उनके थायराइड लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में तो यही ड्रग देंगे ना, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है, तो ये हम लोग, ये उसका दूसरा इंडिकेशन है। तीसरा, ये आयोडाइड है ना, मतलब आयोडीन है, तो वो एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज आता है, वो तो हम लोग को पता ही है। लेकिन इसका कुछ एडीआर्स हैं, वो है आयोडिज्म। अगर हम लोग क्रोनिक यूज करेंगे इनका, तो क्या होता है कि बॉडी में एक्सेसिव आयोडीन होता है, उसको हम लोग आयोडिज्म बोलते हैं। उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि नोज या माउथ का। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि इनका क्रोनिक यूज हम लोग को नहीं करना चाहिए। ये कुछ दिन यूज किए, फिर हम लोग को इन ड्रग्स को मेन चलाना चाहिए, इनको इमरजेंसी कंडीशन में यूज करके वापस इसमें स्विच कर लेना चाहिए। फिर क्या है, एंजियो एडिमा, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, फीवर, और ऐसे काफ़ी इनके साइड इफेक्ट्स हैं, जिसलिए हम लोग इनको सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, मेन इसको चलाते हैं। फिर आता है हमारा, ये हमने देख लिया, जो कि थायराइड हार्मोन को रिलीज नहीं होने देते। अब क्या देखेंगे, ये क्लास ऑफ ड्रग्स जो है जो कि ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ना सिंथेसिस होगा ना रिलीज होगा, ये सीधा जाके ग्लैंड के साइज को ही छोटा करेंगे और ग्लैंड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये है ड्रग्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। इसमें है हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन। कौन सा आइसोटोप आयोडीन का, I-131। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा यूज होता है, I-131। तो ये इनका मैकेनिज्म क्या है कि ये एक्सरेज और बीटा पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स होता है, इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये पेनिट्रेट करता है ग्लैंड को, और ये अंदर से जाके ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ये आप दिए, आयोडीन गया, ये पूरा अपने एक्सरेज बीटा पार्टिकल्स रिलीज कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स ग्लैंड के अंदर घुस गया, अब अंदर से वो वापस से एमिट कर रहा है और धीरे धीरे वो ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है फ्रॉम विद इन, ऊपर से कुछ काम नहीं कर रहा है, ग्लैंड अंदर से ही बेचारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये है हमारा। फिर लेकिन इसका एक्शन को डेवलप होने में बहुत दिन लगता है, ये जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। हालांकि मतलब जब तक कि ज्यादा चीज अफेक्ट ना हो गया, ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इसलिए इसको 3 मंथ्स या कुछ लग जाता है। इसलिए ये भी देखो, इमरजेंसी के लिए क्रॉस आउट हो गया, ये भी क्रॉस आउट हो गया, क्योंकि इसको भी कम से कम 1 से 3 हफ्ता टाइम लग रहा था, इसको तो भैया सीधा 3 महीना टाइम लग रहा है। इमरजेंसी में सिर्फ एक ये आ रहा है हम लोग का अभी तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको स्विच कर रहे थे। ये जो है, ये इसको ये क्या करता है हम लोग का, बहुत स्लो है, हम लोग बोले इसका एक कोर्स है, जो कि हम लोग इसको कैसे देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को मतलब जब किसी कोई, इसका मेन यूज कहाँ आता है, जब कोई पेशेंट का हम लोग थायराइडेक्टोमी नहीं कर सकते, मतलब या तो वो काफ़ी ओल्ड एज है या फिर उसके काफ़ी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम लोग थायराइड निकाल दिए तो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग उसका इससे ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी सेफ तरीका तो नहीं है, बट हाँ थायराइडेक्टोमी के कंपैरेटिवली ये नॉन इन्वेसिव मेथड है ना, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले पेशेंट को थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स देते हैं कुछ दिन, क्योंकि ये हमने देखा था बिफोर थायराइडेक्टोमी या फिर यूथायरॉइड करना होता है जब हम लोग को पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के पहले, तो ये इसका एक इंडिकेशन था। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर देंगे, कुछ दिन चलाएंगे, जब पेशेंट का थायराइड लेवल्स थोड़ा कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन लेवल्स, तब हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। फिर उसके बाद जब यूथायरॉइड हो जाएगा, फिर गैप ऑफ 5 डेज देंगे, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन को तो 3 महीना लगने वाला काम, 3 महीना लगने वाला है कि वो अपना इफेक्ट दिखा पाए। तो तब तक फिर से हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, वो जो गैप होगा 3 महीना का, जब तक कि इफेक्ट दिखे तब ऐसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं बॉडी को, तब हम लोग वापस से ये 3 महीना इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि उसमें इफेक्ट दिखे। ये क्या, एक ही बार दिया जाता है ऐसे सोडियम सॉल्ट में, मतलब उसको इंजेस्ट करने बोला जाता है पेशेंट को। तो उसका कोर्स क्या हुआ, पहले थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर दे रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा उसका थायराइड हार्मोन्स थोड़ा लेवल पे आए, नॉर्मल लेवल पे, यूथायरॉइड हुआ पेशेंट, फिर एक गैप दे रहे हैं 5 दिन का, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं,
और फिर इसको तो 3 महीना लगने वाला है, तो वो जो 3 महीने का गैप आ रहा है फिर से उसमें ये दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर ट्रीटमेंट हो गया तो काफी परमानेंट होता है, फिर मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म को उतना रिकरेंस नहीं होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर इससे हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया, जो कि हर ड्रग का एक एडीआर है कि अगर क्रोनिक यूज हो गया, तो अगर ज्यादा इफेक्ट हो गया तो एक इसका एडीआर ये होता है कि वो लोग हाइपर के बदले अब इतना हाई थायराइड कम हो गया कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लेकिन ये सब में रिवर्सिबल होता है, ट्रीटमेंट हो सकता है साथ में। लेकिन अगर इसमें एक बार डेवलप हो गया तो वो हो गया, फिर वो परमानेंट रहेगा। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है रेडियो एक्टिव आयोडाइड को यूज करने का। फिर उसके बाद जो हमारा ड्रग आता है वो होता है कौन सा क्लास है, जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को इनिबिट करे। हम लोग देखे थे कि T4 जो है वो मेन सर्कुलेटिंग हार्मोन है और T3 जो है वो एक्टिव हार्मोन है। तो पेरिफेरल यानी कि जहाँ पर जिस साइट पे एक्शन चाहिए वहाँ पे T4 T3 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सिडेज। तो वहां पर हम लोग यही कन्वर्जन नहीं होने देंगे, जहाँ की साइट है जहाँ पे काम करने का उसमें दो ड्रग आते हैं। ये एक एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है, एक वाइवा की तरह पूछा जा सकता है कि कौन सी दो ड्रग है जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को इनिबिट करे। तो वो है प्रोप्रानोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, और प्रोपाइल थायोयूरासिल हम लोग यहाँ पे देखे थे। ये इसका एक वो भी है, क्या बोलते हैं, मेजर एडवांटेज कि ये सिंथेसिस को भी इनिबिट कर रहा है थायराइड हार्मोन के, और पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को भी इनिबिट कर रहा है। ये दो ड्रग हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ सिंथेसिस इनिबिट कर रहा था, बट इसका एक एडिशनल इफेक्ट भी ये है कि वो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को भी इनिबिट कर रहा है। तो ये दो ड्रग है हम लोग के T4 टू T3 कन्वर्जन इनिबिटर्स में। फिर आता है हमारा एडजुवेंट ड्रग्स, मतलब कि इनका मेन काम थायराइड को अफेक्ट करना नहीं है बट ये हेल्प करते हैं, जिसमें पहला है बीटा ब्लॉकर्स बाइप्रोप्रानोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि डिल्टियाजेम जैसे कि, फिर स्टेरॉइड जैसे कि आईवी हम लोग देते हैं प्रेडनिसोलोन। तो ये है बेसिक हम लोग का हाइपरथायरॉयडिज्म के ड्रग्स, जो कि हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा यूज करेंगे, क्रोनिक कंडीशंस में कौन सा यूज करेंगे, किसके एडीआरस है ज्यादा, और ये सब काफी एमसीक्यूज के साथ जो हमने बताया।